This conference will now be recorded. Welcome, dear students. This is Praveen Sahu, and today we are going to learn about statistics, class 9th, CBSE. So let's proceed towards the chapter. What is the content of this chapter, first of all? So what we are going to discuss in this particular chapter is introduction about the statistics, then collection of data, presentation of data, graphical representation of data, and measures of central tendency. And I hope in class 7th and 8th you have already discussed about the presentation of data and how to represent the data, and basics of the statistics already you have, I think, learned in class 7th and 8th. Okay, so one by one, let's see what is in the slide. In the introduction slide, first of all, I would like to explain you that कि ये जो आपका जो statistics chapter है, आई मीन इसमें डेटा के बारे में खूब बात होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा हो, चाहे डेटा के कैलकुलेशन के बारे में हो, चाहे उसकी स्टडी के बारे में हो, उसके एनालिसिस के बारे में हो, डेटा वर्ड खूब आता है, ठीक है, चाहे उसका इंटरप्रिटेशन वर्ड हो। तो बेसिकली डेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होगा, किस तरह से उसको मैनिपुलेट करने वाले हैं, पूरे चैप्टर में यही चीज चलने वाली है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग एंड डीलिंग विद द डेटा, ये सारी चीजें इस पर लिखी हुई है। नाउ यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा आपको समझ में आएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर आपकी क्लास में एक सर्वे करना है कि स्टूडेंट्स के हाइट क्या है, उनके अटेंडेंस क्या है किसी पर्टिकुलर मंथ में, या उनके या आपके क्लासमेट के फैमिली मेंबर्स में कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, लाइक इस तरह के आपको डेटा कलेक्ट करने हैं, या कितने आपके स्कूल में कितने प्लांट हैं, उनकी हाइट्स क्या है, इस तरह के डेटा, इसको बोलते हैं डेटा का कलेक्शन, ठीक है। तो डेटा का कलेक्शन क्यों किया जाता है, उसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। वैसे भी आजकल आप लोग सुनते होंगे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि डेटा डेटा प्राइवेसी आ गया है, डेटा कलेक्शन। आई मीन फेसबुक के पास भी बहुत सारे डेटा हैं, इंस्टाग्राम के पास, ट्विटर के पास, अमेजन के पास, बड़ी बड़ी बिजनेस जो फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास बहुत बहुत वो पहले बिजनेस सेटअप करने से पहले खूब स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं मार्केट की, तो उसके लिए उनको कलेक्शन ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें कलेक्शन ऑफ डेटा का इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर बात करें कि हाँ हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो उसको प्रेजेंट भी करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें प्रेजेंटेशन का, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल होना चाहिए। आपके जो डेटा है उसको प्रेजेंट अगर हम कर रहे हैं तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए वो सारी चीजें। एंड एग्जाम्पल नंबर 1 के थ्रू देखते हैं कि इसमें क्या बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे मैथमेटिक टेस्ट में ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ये रॉ डेटा है। तो इसका क्या है, आई मीन इस पे ये पता चल सकता है कि आपको ये तो डेटा है और ये मैथमेटिक्स के मार्क्स में बता रहे हैं, तो इसमें लोएस्ट मार्क क्या है और हाईएस्ट मार्क क्या है। तो ये इस तरह से हम इसमें जो है डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोएस्ट मार्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि लोएस्ट मार्क आई थिंक इज 36 एंड द हाईएस्ट स्कोर इज द 95, ठीक है। तो ये डेटा से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड बोलता है अबाउट द रेंज, ठीक है। तो अभी तक से हमने यहाँ तक के स्लाइड में यही पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, यहाँ से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट हो रहा है। कीवर्ड है यहाँ पे रेंज। तो रेंज क्या होता है कि रेंज जो होता है वो हमेशा आपका हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करके निकाला जाता है, राइट। तो हाईएस्ट जो है आपका हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है आपका 95 है हाईएस्ट वैल्यू, एंड जो लीस्ट वैल्यू है वो है 36। तो रेंज जो होता है, रेंज ऑफ द डेटा जो होता है वो होता है हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट।
तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका रेंज क्या है। तो माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है आपका आई थिंक 59. यस, 59 इज द रेंज. Okay, let's see the next slide. Presentation of data. यहाँ पे भी यही चीज है, रेंज निकालना है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सैम्पल क्वेश्चन है. 17 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के आउट ऑफ 100 के स्कोर लिखे हुए हैं और लीस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है हमको? लीस्ट वैल्यू है यहाँ पे, लेट्स फाइंड द लीस्ट वैल्यू. लीस्ट वैल्यू I think it's 48. Okay, no, 46 is the least value. Okay, fine. 46 is the least value and 100 is the maximum value. The difference is 54. Right choice is B. Yes, this is the range. So range is always highest value minus lowest value. Okay, let's see the next slide. Sample question 1. The marks obtained by 17 students. The same question आ गया. Okay. नेक्स्ट स्लाइड बोलता है अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. एग्जांपल नंबर 2 जो है, अभी हमने डेटा देखे, ठीक है, उसमें ये है कि फ्रीक्वेंसी नहीं थी. अभी देखो फ्रीक्वेंसी आ गई है कि एक एक डेटा कई बार रिपीट हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 70 जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है. तो हमने देखा कि रेंज तो हमने निकालना सीख गया, ठीक है. अभी हम जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो 70 यहाँ पे भी है, देन 70 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो बहुत बार आ रहा है 70, रिपीट बहुत बार हो रहा है. तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी हो गई. तो 70 जो है वो 4 बार आ रहा है, ये ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, ठीक है. तो इस तरह से ये इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कोई डेटा कितने बार अपीयर हो रहा है, ठीक है. और भी बाकी जो है उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है. लाइक 50 है, 50 की भी फ्रीक्वेंसी दिख रही है. 50 जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, 51 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स दिख रहा है. तो इस तरह से इनको इनको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, कोई डेटा कितने बार रिपीट होता है, ठीक है. तो इसको डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको और प्रेजेंटेशन करने के लिए कीवर्ड है फ्रीक्वेंसी. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और अगर बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं तो उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हमने ये ऐसा एक कॉलम बना दिया, ठीक है. ये डेटा को x बोल दिया एंड देन फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर दिया. तो यहाँ पे जो डेटा है हमारे, जैसे 10 है, 10 कितने बार रिपीट हुआ है? तो 10 तो एक ही बार आया लग रहा है. देन 20 है. तो इसके लिए टेलीमार्क्स भी यूज किया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि टेलीमार्क्स के थ्रू इस तरह से फ्रीक्वेंसी को कैसे काउंट किया जाता है. तो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. यस, एग्जैक्टली. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसको बोलते हैं. तो ये जो आपने अभी डेटा पिछले स्लाइड में आपने जो देखा है वही चीज है, सेम है ये. तो इसमें देखते हैं कि जो मैं कर रहा था वहां पे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे 50 देखा हमने, लास्ट स्लाइड में देखा था 3 टाइम्स यूज हुआ. देन 70 जो है वो इट ऑकर्ड 4 टाइम्स, ठीक है. तो इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है जिसमें डेटा के साथ में उसके नंबर ऑफ ऑकरेंस या कितने बार वो आया है वो डेटा पर्टिकुलर, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. और इस पर्टिकुलर टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है. ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो अनग्रुप्ड के लिए है. हम आगे देखेंगे कि हम इसको आगे ग्रुप भी कर पाएंगे जब नंबर ऑफ डेटा और ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेटा और बढ़ जाएंगे. तो ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ रही है. कम डेटा को मैनेज किया हमने पहले, फिर अभी डेटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर आगे चल के डेटा और बढ़ जाएगा तो हम उसको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो ये देखो अभी यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टोटल. अभी तो इसके पहले कम ही थे. इसके पहले वाले स्लाइड में दिखा रहा है कि टोटल 30 ऑब्जर्वेशन थे, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया तो बता रहा है कि 30 ऑब्जर्वेशन से यहाँ 100 ऑब्जर्वेशन हो गए. तो अब यहाँ पे हमको टेलीमार्क्स यूज करना पड़ेगा इनको काउंट करने के लिए.
तो ये टैली मार्क्स क्या होता है कि अब हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बना रहे हैं, बजाय एक एक सिंगल को काउंट करने के लिए हम एक रेंज बना देते हैं, क्लास इंटरवल बना देते हैं कि 20 से 29 कितने हैं, ठीक है, देन 30 से 39 कितने हैं, कितने कितने ऑब्जर्वेशन है, लाइक 90 से 99 ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो थ्रू द टैली मार्क्स हम इनको सबको काउंट करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, तो 3, देन 14, देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल पे 12, तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे 100 करके बता रही है। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं इनको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट ये क्लास वाइज हो रहा है, क्लास इंटरवल वाइज हो रहा है, इंडिविजुअल डेटा का नहीं बता रहा है। तो इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था ये वाला, ये इंडिविजुअल डेटा का था, इसको हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि डेटा बहुत सारे होगा तो उसको क्लासेस में डिवाइड करके हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि डेटा को ग्रुप में बना दिया, उन्हीं ग्रुप को क्लास इंटरवल्स बोलते हैं हम, और फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमने डेटा जो है वो उसको एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में टेबल बनाना हमने सीख लिया। तो टेबुलर फॉर्म मेरे ख्याल से आपने लोअर क्लासेस में 7th 8th इस तरह की क्लासेस में आपने काफी किया होगा। यहाँ तक हमने मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं किया होगा अभी तक, ये आपने कर लिया होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सब किया होगा। नाउ सवाल ये आता है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म में ही डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक हम टेबुलर फॉर्म को यूज कर रहे हैं। और यहाँ एक पर्टिकुलर टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल अभी कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, फर्स्ट इंटरवल का हायर लिमिट और सेकंड नेक्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट, तो इनमें जो गैप है 36 माइनस 35 का गैप है, तो ये गैप आता है 1, ठीक है। इस 1 को आप हाफ करो तो 1 का हाफ तो हो जाएगा आपका 0.5। तो आपको क्या करना है कि जो 31 है उस पर माइनस कर देना है। तो लोअर लिमिट पे ये जो नंबर आया है हाफ करने के बाद, गैप का जो हाफ है उसमें लोअर लिमिट पे माइनस करना, अपर लिमिट पे ऐड करना है। तो 31 पे अगर माइनस करते हैं तो ये आता है 30.5, और अपर लिमिट पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.5। देन नेक्स्ट लोअर लिमिट पे माइनस करेंगे 35.5, और नेक्स्ट हायर पे करेंगे तो आएगा 40.5। तो इस तरह से ये क्लास इंटरवल दिख रहा है कि कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि जहां से ये एंड हो रहा है पहला वाला, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है, इसका ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो बाकी ये भी एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, 38 स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एंड यस, राइट, इस तरह से आपको ये पूरा टेबल बनाना होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि जस्ट अ मिनट, ओके, अगर हम इसकी बात करें कि ये टेबल पूरा दिखेगा कैसे, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता है टेबल, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो दिख रहा है आपको कि क्लास इंटरवल जो पहले कंटिन्यूअस नहीं था वो कंटिन्यूअस हो गया। और कंटिन्यूअस बनाने का तरीका यही है कि ये जो क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है, जिसको क्लास एक क्लास शुरू होता है दूसरा क्लास खत्म हो रहा है, तो उनके बीच में एक देखो एक एक नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है। तो उस 1 मार्क का जो गैप आ रहा है हर एक में 35, 41, 46, 51, ये गैप जो आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 गैप है, इस 1 गैप को हाफ करो तो ये आ जाएगा 0.5। तो जैसे ही आपने इस पे माइनस किया 31 पे तो ये आएगा 30.5। एंड तो इस तरह से आप देखते हैं कि एंड सो ऑन, लास्ट इंटरवल पे देखो ये हो जाएगा 70.5 एंड 75.5। तो ये ऐसा करने से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा क्लास इंटरवल को स्ट्रेच कर दिया और उससे क्या हो गया, क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई डेटा को कलेक्ट किया, बहुत ज्यादा डेटा है तो फ्रीक्वेंसीज बनाई, फिर और भी ज्यादा है तो क्लास इंटरवल बना दिए ताकि उसको टेबल में रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि अगर 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैं लिस्ट करने जाऊंगा तो बहुत लंबी, बहुत बड़ी टेबल बन जाएगा ये, ठीक है। तो हम क्या करें, उसको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो साइज उसका छोटा हो जाता है। तो टेबल को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी आ रही है, देन क्लास इंटरवल अगर कंटिन्यूअस नहीं तो उसको कैसे कंटिन्यूअस करना, ये सारी चीजें हमने यहाँ तक कर लिया है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपको बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ 30 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज लिखा हुआ है इन सर्टेन सिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी। यहाँ आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और क्लासेस भी आपको दे दिया है कि किस तरह के क्लासेस में आपको बनाना है, 84 टू 86, 86 टू 88 एटसेट्रा। इस तरह से क्लास विड्थ जिसको बोलते हैं, 2 का गैप है क्लास विड्थ में, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम आगे चल के क्लास भी पढ़ेंगे और डिटेल में। तो विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा अबाउट। देखो ये डेटा को जब आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे आपको कुछ वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, तो ये आपको करके देखना है। एंड देन यू हैव टू सॉल्व आल्सो अबाउट द रेंज, द डेटा क्या होगा। फाइन, ओके, लेट्स सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली यहाँ पे 3 ग्राफ्स होते हैं, एक होता है बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम होता है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। मेरे ख्याल से बार ग्राफ हिस्टोग्राम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या होते हैं सारी चीजें। अभी तक हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे डेटा का, अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बार ग्राफ में क्या होता है, देखिए मंथ लिखे हुए हैं जनवरी से दिसंबर और 40 स्टूडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ किस किस मंथ में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ग्राफ से कितना इजीली पता चलता है। देखो कि एक पिक्चर बहुत सारी बातें बोल जाता है। तो एक ग्राफ बोल रहा है कि अगस्त में मैक्सिमम 6 स्टूडेंट हैं जो बर्थ हुए हैं। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को छोड़ के ये आ गया। अब हम वापस कहाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। बार ग्राफ इसलिए कि यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, इंडिविजुअल डेटा यहाँ पे भी, ठीक है। जनवरी के लिए 3 स्टूडेंट है दिख रहा है, ठीक है। देन फेब के लिए यहाँ 4 है, मार्च के लिए 2 है, अप्रैल में भी 2 है, जून में 1 है, मई में आपके 5 है। इस तरह के डेटा आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ डेटा से ग्राफ से क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। वेरी इजी, कोई भी बता सकता है। नवंबर पे जाइए, नवंबर पे 4 स्टूडेंट्स बोर्न हुए थे, पता चल रहा है टेबल से। तो कितना बढ़िया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप किसी डेटा को कलेक्ट करके क्या करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो ताकि उसका कुछ मीनिंग निकल के सामने आए। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। तो दिख रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न हुए अगस्त में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमको इस पर्टिकुलर ग्राफ से मिल रहा है। बार ग्राफ है ये। नाउ बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे एक बार ग्राफ बना हुआ है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है डेटा का, ABCD को आपको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करने हैं। देन सीट्स 1 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ABCDEF, ये कितने सीट्स इन्होंने जीते हैं, ये आपको बार ग्राफ पे इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे ये प्रीवियस बना हुआ है, ठीक है। काफी इजी है, इसको बनाया जा सकता है, ग्राफ में आपने बनाया भी होगा। एंड विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अभी आप बार ग्राफ जब बनाएंगे तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जो है वो उसका आंसर भी दे पाएंगे। ओके, हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअसली हम ले लेते हैं, इसमें क्लास इंटरवल का कंटिन्यूअस होना जरूरी। इसके पहले हमने देख लिया है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सेम ये टेबल है जो इसके पहले हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर इस पे कि ये जो ग्राफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो बार है वो बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, बार की हाइट क्या बता रही है, बार की हाइट बताता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। बार का विड्थ बता रहा है यहाँ पे कि ये क्लास विड्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक किंक लगा हुआ है, किंक मतलब ये एक ग्राफ ब्रेक हो गया है, वो सीधा स्टार्ट हो रहा है आपका, इसके पहले के डेटा शो नहीं कर रहा है। तो ग्राफ सीधा एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है वैल्यू 30.5 से लेकर देन 35 एक इक्वल इंटरवल पे ये जो है हमने लिया हुआ है, और इक्वल विड्थ जो है वो हर एक बार की आपको दिख रही है। तो दिस काइंड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में? बेसिक डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ जो है वो ऐसे लगातार कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल आइसोलेटेड वो ग्राफ में शो करते हैं, लाइक ये बिल्कुल आप ये देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, बट यहाँ पे क्या होता है आपके हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को यूज किया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। बाकी हाइट दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, जहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के 0 to 20, 100 मार्क्स का एक मैथ्स का पेपर समथिंग लाइक दैट। तो 0 to 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट? 7। 20 से 30 10 स्टूडेंट्स, देन 70 अबव लाने वाले 8 स्टूडेंट। इस तरह के पूरे 90 स्टूडेंट्स का एक पूरा, तो कैसे इसको हम लोग जो है वो हिस्टोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखते हैं।
तो हिस्टोग्राम में जो है रिप्रेजेंट करने का ये है कि बिल्कुल वैसे ही एक्स एक्सिस पे आपको ये सारे बनाने हैं, एक्स एक्सिस पे आपको इंटरवल बनाने। देखो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, आई मीन कंटिन्यूअस है लेकिन इक्वल विड्थ नहीं है। इक्वल विड्थ नहीं होने से क्या हो रहा है, जैसे यहाँ 0 से 20 इसकी विड्थ 10 है, 20 सॉरी, देन यहाँ पे इसकी विड्थ 10 है, देन यहाँ इसकी विड्थ 10 है, देन यहाँ पे भी 10 10 10, देन यहाँ पे 70 से 100 के बीच में यहाँ इसकी विड्थ 30 हो गई। तो देखो ये जो विड्थ है उसको फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे अगर सेम विड्थ होना जरूरी है हिस्टोग्राम में, ये सबसे की पॉइंट है कि जितने भी आपके बार यहाँ पे बनाए हैं आपने, उन सबकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए। अगर विड्थ इक्वल नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे यहाँ पे 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी 7 है, और बाकी जो मिनिमम जिसको बोल रहे हैं मिनिमम क्लास विड्थ जो है, ठीक है, मिनिमम क्लास विड्थ जो है वो 10 की है, बट यहाँ पे 20 है। तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल हाफ कर देंगे, 7 को हाफ कर देंगे, और ये आपका 3.5 इसकी हाइट आ जाएगा। जैसे आप देखो 20 से 30 इसकी हाइट 10 है, 10 है, एज इट इज है। यहाँ पे भी 20 है, 20 है, यहाँ पे भी 15 है, बट यहाँ 8 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है यहाँ पे। तो 8 को क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्लास की विड्थ जो है वो 10 नहीं है, यहाँ पे 30 है। तो आपको बिल्कुल ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में किस तरह से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं। एज इट इज हमको वही हाइट नहीं रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट है while we are drawing histogram. Now ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं तो आपको पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्लास इंटरवल कैसे कंटिन्यूअस करना है आपको। तो यहाँ पे जो गैप है 127 माइनस 126 है, ठीक है, दो क्लास, एक एंड होता है और स्टार्ट होता है, उसके बीच में ये गैप 1 है। तो 1 का हाफ करेंगे आप 0.5, तो 0.5 लोअर लिमिट पे माइनस करेंगे, अपर लिमिट पे ऐड करेंगे। इस तरह से आप इसको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे, और क्लास इंटरवल जब कंटिन्यूअस बन जाए तो फिर आप हिस्टोग्राम जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे आप करेंगे। तो ये भी चेक कर लेंगे कि सारे क्लास की जो विड्थ है वो सेम है कि नहीं। मिनिमम यहाँ पे विड्थ जो आ रही है मेरे ख्याल से 8 है, और इक्वल विड्थ है आई थिंक क्लास इंटरवल की। यस, यहाँ पे फिलहाल तो हर एक क्लास की इक्वल विड्थ है, तो जो हाइट दिया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी, वही आंसर आपको ड्रॉ करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर यू, आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो है उसमें जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक है, बिल्कुल अभी जो चल रहा है। पहले हमने बार ग्राफ बनाना सीखा, देन हिस्टोग्राम बनाया। तो जैसे ही आप हिस्टोग्राम बना लेते हैं, ये किंक आपको समझ में आना चाहिए, क्लास जहां से शुरू होता है बिल्कुल एक्स एक्सिस पे वहीं से नंबर लिखते हैं। तो किंग का मतलब होता है इसके पहले के जो नंबर थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं, तो ऐसे ग्राफ में किंग लगा के शो कर देते हैं कि यहाँ से हम डेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। ना वाई एक्सिस पे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल ये प्रीवियस टेबल जो हमारे पास था, ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हाइट दिख रहा है 30 से 35। तो ये जो बीच बीच पे जो जिसको ये मिडिल पॉइंट है, इनको क्लास मार्क बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्लास मार्क जो होता है वो मिडिल पॉइंट होता है किसी भी क्लास का। तो इस तरह से क्लास मार्क, ये हर एक में क्लास मार्क है, उसकी हाइट, तो क्लास मार्क की हाइट से हमको फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। तो जितने भी बार बार दिख रहे हैं आपको, रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, इन रेक्टेंगल्स का जो टॉप पॉइंट है उनको कनेक्ट करते जाना मिड पॉइंट को। तो ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, डी कनेक्ट किया, ई, तो ये दिख रहा है कि एक पॉलीगन जैसी कोई चीज बन जाती है, इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। इसको लैंड कराने के लिए ग्राफ को आगे और पीछे के इंटरवल के मिड पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के पॉइंट पे इसको लैंड करा दिया जाता है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना ही पड़ता है। तो हिस्टोग्राम के थ्रू आपने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना ली, ठीक है। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, तो आपका जो की पॉइंट है यहाँ पे क्लास मार्क है, ठीक है। तो क्लास मार्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। तो फिलहाल एक यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 तक आपके जो है वो मार्क्स हैं ये, ठीक है। 51 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको रिप्रेजेंट करना है, डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि आपको तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए जो तरीका है कि
क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, इनकी हाइट के लिए तो 0 to 10 की हाइट 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ग्राफ में दिख रहा है, इसकी हाइट 5 हो जाएगी। देन 10 to 20 की हाइट जो है वो 10 हो जाएगी। तो पहले आपको हिस्टोग्राम बना लेना है। हिस्टोग्राम बनाने के बाद क्या करना है कि जो जो मिड पॉइंट दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। एक डॉटेड लाइन से हमने सारे मिड पॉइंट जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, बार दिख रहे हैं, उनके टॉप में जो मिड पॉइंट दिख रहा है, जो क्लास मार्क को करस्पॉन्ड करने वाला है, आगे चल के ये पॉइंट आएगा क्लास मार्क क्या होता है, और इस तरह से लैंड करा दिया गया है। ठीक है, आगे और पीछे जो इंटरवल, खाली इंटरवल दिख रहे हैं, उनके मिड पॉइंट पे ये ग्राफ लैंड करा दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। काफी इजी है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, देन पॉलीगन को किस तरह से कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें। देखिए, क्लास मार्क के बारे में बात कर रहे थे, ये टॉपिक है यहाँ पे क्लास मार्क जो है। और क्लास मार्क में क्या होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की बात करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं, तभी मिड पॉइंट आता है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्लास मार्क क्या होगा। तो 130 से अगर 35 अगर क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। तो क्लास मार्क के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 130 से 150 जो है क्लास मार्क आपका, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका एवरेज ही लेना है दोनों पॉइंट का। तो इन दोनों का एवरेज पॉइंट तो 140 आएगा, साफ साफ दिख रहा है 130 और 140 का। तो इसको बोला जाता है क्लास मार्क। एक्चुअल में मिड पॉइंट होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। नाउ नेक्स्ट स्लाइड बोलता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिना हिस्टोग्राम बनाए भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको हिस्टोग्राम बनाने के बगैर, विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम अगर आपको करना है, तो आपको क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा। तो इनका क्लास मार्क क्या होता है वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो क्लास मार्क है आपका, ये आपका क्लास मार्क दिख रहा है। ठीक है, तो क्लास मार्क दिख रहा है आपको कि हमने क्लास मार्क बना दिया, 140 से 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास मार्क पहले बनाना पड़ेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आपको बनाना है, तो बिना वो भी हिस्टोग्राम बनाया अगर आपको बनाना है, तो आपको क्लास मार्क बनाना ही पड़ेगा। तो हमने क्लास मार्क का टेबल बना लिया। अब वो क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, और आपके जो फ्रीक्वेंसीज है उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो पॉइंट्स आते जाएंगे, और ये जो सारे पॉइंट्स आते जाएंगे वहां से, जैसे ये 130, ये 145 है, 145 पे फ्रीक्वेंसी दिखा रही है, तो एक्स एक्सिस पे 145, और यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ रहा है 5। देन 155 पे ये आपका पॉइंट जो है वो 10 दिखा रहा है। इस तरह से आपको पॉइंट्स बनाते जाने हैं, और ये पॉइंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपने लाइन ड्रॉ करते गए करते गए करते गए, और ये लैंड कराने का भी रूल आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो भी होगा, जैसे ठीक है, तो 200 के बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल होता है तुम्हारा 200 टू 210, तो उसका मिड पॉइंट आता 205, वहां लैंड करा दिया। और सबसे पहले वाले के भी पहले जो आता, फर्स्ट वाले के भी प्रीवियस में जो आता, वो 135 क्लास मार्क बनता। तो ऐसे करके हम इसको पूरा ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और एक पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है, राइट। ओके, तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ ली, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। क्लास मार्क के बारे में तो खैर पढ़ ही लिया। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो कलेक्शन से स्टार्ट किया था, डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देन कलेक्शन किया, देन उसके टेबल बनाए। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, फिर उसको क्लास इंटरवल पे किया तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बोल दिया। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म देखा, देन उन्हीं टेबल्स को हम ग्राफ में शो करते गए, तो बार ग्राफ। ठीक है, देन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए आपका हिस्टोग्राम बन जाता है। देन अगर मिड पॉइंट को कनेक्ट करते जाए हिस्टोग्राम के बार के, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। देन क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट से हमने जो है उससे भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया। तो इस तरह से क्लास मार्क तक और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तक हमने सारी चीजें जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक कवर कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ओके, देन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, बिल्कुल सेम वैसे ही। यहाँ पे दो सेक्शन ए और बी बना हुआ है, इनके स्टूडेंट्स के दो सेक्शन है और इनके कुछ मार्क्स हैं।
तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगी, आप उसको एनालिसिस करके जो है कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ये टास्क आपके लिए है। एक ही ग्राफ पे या अलग-अलग ग्राफ पे भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आपको इसके लिए क्लास मार्क लेना ही पड़ेगा। तो जैसे 0 to 10 है, उसका क्लास मार्क आपका हो जाएगा 5 एंड देन यहाँ पे क्लास मार्क 5 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ 25 आएगा। तो 5 से 3, 15 से 9, 25 से 17 ऐसे आप मैप करते जाओगे और पॉइंट्स आते जाएंगे ग्राफ। तो ये आपको बनाना है आपके लिए, ठीक है। दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। नाउ यहाँ तक तो हमने ग्राफ के बारे में एंड देन उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, डेटा के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है। बिल्कुल नया टॉपिक अभी आ गया ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहला कीवर्ड यहाँ पे जो है वो है मीन है, कि मीन क्या होता है। तो मीन तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सम ऑफ, जिसको एवरेज बोलते हैं आप, ठीक है। तो जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं अभी तक से, तो उन ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करिए और टोटल ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड कर दें तो फॉर्मूले में दिख भी रहा है आपको, उसको मीन बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो है 10, 7, तो इन सबको ऐड किया 65 है, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आपका 13 आ गया। तो इसको बोला जाता है मीन। और ओके, ये जो चीज है वो मीन है। और यहाँ पे एक सिग्मा नोटेशन भी आ गया, ठीक है। तो सिग्मा नोटेशन में क्या होता है कि सिग्मा इस तरह से लगा दिया जाता है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है। और क्योंकि जब मीन निकालते हैं तो सम तो आता ही है, तो समेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिग्मा एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, ग्रीक लेटर होता है, सॉरी। और सिग्मा जो है जैसे एक्स आई का मतलब होता है वेरिएबल होता है। आई का मतलब यहाँ पे है कि आई जो है 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, ये सिग्मा के जो लिमिट हो गए, ठीक है। देन ये x1, x2, xn इस तरह का सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। और ये ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन इस तरह से निकाला जाता है इंडिविजुअल डेटा का। लेकिन अगर वहीं पे फ्रीक्वेंसी आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, जैसे एक्स आई है, ये एफ आई है, तो ये आपके ऑब्जर्वेशन है। एक्स आई का मतलब ऑब्जर्वेशन है, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमको उसको ऐड करना है कि एक्स आई कितने बार आया है, एक ही बार आया है तो 10 आएगा। 20 भी एक ही बार आया है तो 20। देन 36 देखो 3 टाइम्स आ गया तो 36 नहीं लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तभी तो एडिशन आएगा। और इन जब एफ आई एक्स आई को एडिशन करते हैं टोटल, तो यही आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बनता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जो जितनी फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से बनते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने से ही ये फॉर्मूला आ रहा है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई जो है वो ये आपके लिए आ गया। अगर फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है तब ये एक्स बार इस तरह से निकालेंगे, तो ये मीन निकालने का आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको और समझेंगे कि किस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफी क्लियर है वैसे, इस टेबल से आप देख सकते हैं कि एक्स आई लिखा हुआ है, एफ आई लिखा हुआ है, देन एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया और एफ आई एक्स आई को जब टोटल ऐड किया तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बना। देन ये एफ आई जो दिख रहे हैं उनको जब आप ऐड करते हो यहाँ पे, तो ये आपका एफ आई जो है उसका सम जो है 30 दिखाता है। तो इस तरह से हम दोनों को डिवाइड करके मीन निकाल सकते हैं। गुड क्वेश्चन आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 है। मीन निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा और जब एफ आई एक्स आई करेंगे तो यहाँ कुछ नंबर आएगा। इन नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो लास्ट में इनको बोलेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, जो आप सम होगा। यहाँ पे 60 जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, जिसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड सिग्मा ऑफ एफ आई जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं। देन मीडियन के बारे में बात करते हैं। मीडियन आ रहा है, मीडियन मिडिल मोस्ट कोई चीज होती है। मीडियन में दो केसेस होते हैं। अगर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे एक ही एलिमेंट आता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो दो एलिमेंट आते हैं। दो कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। देन ये 8 9 आ गया, देन 10 11 12 13 14 15 16 16 ऑब्जर्वेशन है। तो 16 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल मोस्ट यहाँ बिल्कुल हाफ कर देंगे इसका, तो 8th और उससे एक ज्यादा हो जाएगा 9th। तो दो मिडिल टर्म आते हैं, 8th टर्म है, ये 9th टर्म है। और ऑड अगर है तो ऑड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 13 है तो ऑब्वियसली ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 7 पोजीशन पे आ रहा है। और 13 है, कितने हैं, एक मिनट, 3, 3, 6, 1, 7, ओके 13 ही है। तो 13 है, तो 13 है तो 7 इसका मिडिल पोजीशन आ रहा है। तो ये हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका मिडिल पॉइंट निकालने का, मिडिल मोस्ट जो है। तो कभी भी मीडियन निकालते हैं तो आपको हमेशा डेटा को ऑब्जर्व असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो उसमें आप एक ऐड कर दो और 2 से डिवाइड करो। जैसे 13 था इसके पहले, तो 13 + 1 डिवाइड किया तो 7th टर्म जो है मिड टर्म आया। और अगर ऑब्जर्वेशन इवन, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो आप क्या करते थे, 16 था तो 16 का हाफ होता है 8th, और उस पर एक और ऐड कर दिया तो 9th। तो इस तरह से 2 आपके मिडिल टर्म बने। लेकिन आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, ठीक है। मीन में जरूरत नहीं पड़ती, बट मीडियन में आपको अरेंज करना पड़ता है। नाउ मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपके ऑड डेटा है, और ऑड डेटा के लिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, पिक्चर भी लिखा हुआ है, सॉल्व कर सकते हैं। तो अरेंज है कि नहीं डेटा पहले चेक करते थे। डेटा अरेंज नहीं है, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे है आपका 144 है, अरेंज करना पड़ेगा। देन 144 के नेक्स्ट है आपका 145 है, 147 है, 148 है, एंड देन आई थिंक नेक्स्ट डेटा इज 150, 152, नेक्स्ट डेटा है आपका 152, और 155, एक बीच में 149 भी है, और 155 तक आ गया है, एंड देन 155 का नेक्स्ट डेटा है आपका 160। पहले देख लें कितने काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो 9 यहाँ पे है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, देन ये वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 ऑब्जर्वेशन। इसको अरेंज कर लिया। 9 में एक ऐड करो 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5। n+1 का यही मतलब होता है, जब भी ऑड नंबर आए एक एक्स्ट्रा ऐड करके हाफ करो। तो 9 है तो एक्स्ट्रा 1 ऐड किया, 10 आया, 10 का हाफ 5। तो 5th पोजीशन पे जो नंबर है 149, यही इसका मीडियन है एग्जैक्टली। अगर आप डेटा को अरेंज नहीं करोगे, ऐसे मिडिल टर्म निकालोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो डेटा को अरेंज करना जरूरी है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इस पे। और एग्जैक्टली ये डेटा अरेंज किया हमने इस तरह से, और डेटा अरेंज होने के बाद आपको दिख रहा है कि पोजीशन में अगर देखें तो ये 144, 5, 6, 7, 8, 9 पोजीशन पे आ रहा है, सॉरी 5th पोजीशन पे ये आपको 149 आ रहा है। ये मिडिल मोस्ट डेटा, इस तरह से इसको मीडियन बोला जाता है। सेकंड केस है जब नंबर ऑफ डेटा जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो जाए, ठीक है, इवन ऑब्जर्वेशन हो जाए। जैसे यहाँ पे इवन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, और ये इवन में 2 मिडिल टर्म आते हैं, ये अभी आपको दिख रहा है। तो मिडिल टर्म हमेशा जो भी इवन नंबर है उसको हाफ करते हैं, और हाफ से एक ज्यादा नंबर ऐड कर देते हैं, 1+ कर देते हैं। तो ये किस तरह से इस डेटा का हम जो है निकाल सकते हैं, मिडिल मोस्ट फिगर क्या होगा, ये चेक करने के लिए सबसे पहले डेटा को आपने अरेंज किया। डेटा अरेंज करने के बाद आप देख सकते हो कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने काउंट करते हैं इस पे। तो टोटल ऑब्जर्वेशन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। टोटल 16 ऑब्जर्वेशन है। तो 16 ऑब्जर्वेशन है, मिडिल मोस्ट में 8th और 9th टर्म आएंगे। 16 का हाफ 8 और उससे एक ज्यादा 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पोजीशन पे 10 और 14 आ रहा है। तो मीडियन जो है वो 10 और 14, मिडिल, ये तो मिडिल नंबर है, लेकिन मीडियन के लिए इनका एवरेज लेना पड़ेगा। तो मतलब मीडियन क्या हो जाएगा इनके लिए, तो यहाँ पे मीडियन 10 और 14 नहीं लिखेंगे, मीडियन हो जाएगा 10 और 14 का एवरेज। तो ये होता है आपका 12, 12 इज द मीडियन। इस पर्टिकुलर डेटा का मीडियन जो है वो 12 है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर आपको मीडियन निकालना है, मीडियन दे चुका है यहाँ पे, डेटा 63 है, और तो पहले तो आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे ख्याल से अरेंज्ड है लिखा हुआ है, डेटा आप अरेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अरेंज्ड है, क्योंकि एक्स में डेटा जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो 63 है
तो आपको क्या करना है, डेटा अरेंज्ड है ऑलरेडी, मिडिल मोस्ट नंबर क्या आएगा वो चेक करना है, फॉर्मूला लगाना है, और फिर मीडियन यहाँ पे लिखा है 63, उसके बेसिस पे आपको x क्या होगा ये आपको सॉल्व करना है। दिस इज फॉर यू। कीवर्ड है मैथ मोड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का न्यू कीवर्ड है। नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो है मोड है। तो अभी तक से हमने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन पढ़ लिया। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे ही देखा आपने मीडियन देखा, तो मीडियन में मिडिल मोस्ट चीजें निकाली जाती हैं और उसमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है। मोड में क्या होता है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही उसका मोड होता है इन सारे डेटा का। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, मेरे ख्याल से अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना भी पड़ेगा, लेकिन वैसे तो मुझे दिख रहा है कि 7 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या 9 की है, शायद 9 की है। 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। तो 9 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है, 9 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इस डेटा का जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 9, 4 नहीं होगा। मतलब ये नहीं सोचना कि 9 4 टाइम्स आया तो मोड 4 होगा, ये नहीं। 9 सबसे ज्यादा बार आया 4 टाइम्स, इसलिए इसका मोड 9 होगा। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है मोड का, कि मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा जो होता है वो मोड होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोड के लिए ये आपको बनाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। तो इस तरह से हमने देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी कि मीन क्या होता है, देन मीडियन क्या होता है, देन मोड क्या होता है। तो मीन जो है वो एवरेज होता है, मीडियन जो है वो मिडिल मोस्ट फिगर होता है, एंड मोड जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है, कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से डेटा की है, तो उसको मोड बोला जाता है। ओके, देन यही हम बात कर रहे थे कि मीन क्या होता है, मीडियन और मोड क्या होता है। तो ये बिल्कुल ये स्कोर दिया हुआ है, और यहाँ से हम जो है वो दो स्टूडेंट्स हैं, मैरीज एंड हैरीज, ठीक है। मैरी हैरी के स्कोर दिए हैं, तो इनके जो है 5 टेस्ट जो है उनके स्कोर लिखे हुए हैं, आउट ऑफ 10 कितने मिले इनको। तो आप इनका मीन मीडियन मोड सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, और मेरे ख्याल से चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है हैरी मैरी, दोनों का मीन दिख रहा है, मीडियन भी दिख रहा है, और मोड भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है कि ये जो कंपैरिजन लिखा हुआ है कि मैरी और हैरी का कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे कि यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ये सफिशिएंट नहीं है कि जो आपने जो 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू कंपेयर दिस डेटा, ठीक है। आगे चल के हम जो है नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि डेविएशन भी पढ़ते हैं आप, ठीक है। और जब क्लास 10th में जाएंगे तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आने लगेगा, और हायर क्लासेस में 11th 12th स्टैंडर्ड में आप जो है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे जिससे हम डेटा और कंपेयर कर पाएंगे। तो ये बाउंड्री है यहाँ तक की जो जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मीन मीडियन मोड तीनों चीजें समझ में आई होंगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन मीडियन मोड निकालने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसी मेथड से निकालना है। मोड तो दिख रहा है साफ साफ 3 है, ठीक है। मीडियन आप अरेंज कर लेंगे तो निकल जाएगा, और मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। टोटल ऑब्जर्वेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे 10 है। ओके, दिस इज फ्रॉम ऑल माय साइड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, शायद थोड़ा फास्ट हो गया होगा। और अभी हम एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ तक, और इसके बाद जो है हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेक्चर के लिए था। अब जो हम वीडियो लेक्चर आपको दिखाने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हैं, उसमें आपको इजी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिखाएंगे, वो आप देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।